नमस्कार। एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज पर्यावरण का भाग 5 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। यह नाइट्रोजन चक्र प्रकृति में घटित होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन का चक्र जो है अनवरत चलता रहता है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या है, समझ ले इसको एक सिंपल भाषा में कि वायुमंडल है, ये वायुमंडल में ये जीव है, इसके द्वारा यहाँ पे आता है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और फिर जो है यह एक तरफ से चला जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें, यह वायुमंडल और यह जीव यहाँ से इस तरह आता है और फिर इस तरह ये चला जाता है। इस यहाँ से वायुमंडल से और इस जीव के पास में आने और पुनः जाने की प्रक्रिया को ही समझना है, और इस प्रक्रिया को ही हम साइकिल या चक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अपघटक होते हैं जो इन्हें विनाइट्रिफिकेशन की क्रिया करके इन्हें वायुमंडल में भेज देते हैं। और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेगुमिनेसी कुल या मटर वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, फली वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये उन्हें नाइट्रेट में बदलकर पौधों को प्रदान कराते हैं और पौधों से अन्य जीव जंतु भी ग्रहण करते हैं, और जब वे मरते हैं या उनके अवशिष्ट से पुनः नाइट्रोजन जो है वह पौधों के कुछ मिल जाती है या कुछ वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस तरह से यह चक्र हमेशा चलता रहता है। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजन चक्र। भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में स्थिरीकरण और उनके पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने का अनवरत प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। यहाँ पे नाइट्रोजनी यौगिक यानी कि NO2 और NO3, ये इनमें, इसके अलावा NH3, इनमें जो है परिवर्तित होता है और यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। आइए अब देखते हैं इसके नाइट्रोजनी चक्र के कुछ चरण होते हैं। उस चरण में पहला है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, यानी किस तरीके से वायुमंडल की नाइट्रोजन का जो है यौगिक के रूप में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वह वायुमंडल में रहती है, उसके पश्चात वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन निष्क्रिय है, वह क्रिया नहीं करती है, क्योंकि इसके पास दो नाइट्रोजन के परमाणु है। इस कारण से यह क्रिया नहीं करता है, उदासीन हो जाता है। अगर एक रहता तो वह क्रिया करके दूसरे से किसी अन्य अणु का निर्माण करता। तो यहाँ पे यह उदासीन है, उदासीन निष्क्रिय अवस्था में रहता है, और कुछ ही जीवों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, जैसे अभी बताए राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अगला इसमें देखें वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहले वायुमंडल में जो नाइट्रोजन रहती है वह नाइट्रोजन रहेगी जिसका मिट्टी और सतह के पानी में क्या होगी, वह जमा हो जाएगी। जमा होने के पश्चात नाइट्रोजन का परिवर्तनों के एक सेट से गुजरता है। जब जमा हो जाती है तो नाइट्रोजन उसमें परिवर्तन होता है और परिवर्तनों के एक सेट से गुजरती है, और वह दो नाइट्रोजन परमाणु अलग हो जाते हैं। तब उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन जुड़ने से अमोनिया का निर्माण होता है, NH4 अमोनिया का निर्माण होता है। और जब अमोनिया बन जाता है तो इससे गठबंधन होता है। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। इन सूक्ष्म जीवों को जो है 3 व्यापक श्रेणियों में रखा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया, जो कुछ पौधों के साथ सिम्बियोसिस संबंध में रहते हैं। सिम्बियोसिस मतलब सहजीवन बनाते हैं। जैसे मटर की जड़ों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, उसके जड़ों में गांठ के रूप में बन जाता है, उसी गांठ में वह रहता है। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करके यह पौधे को देता है। बदले में पौधे इसे भोजन देते हैं, जिसके कारण से आपस में लेन देन की प्रक्रिया चलती है। इसी प्रक्रिया को सिम्बियोसिस या सहजीवन कहते हैं।
इसके अलावा मुक्त एनारोबिक बैक्टीरिया और एल्गी ये सभी यह स्थिरीकरण का काम करते हैं। पहले चरण में नाइट्रोजन यौगिकीकरण बन जाएगा, यानी कि NH4 का निर्माण हो जाएगा। उसके पश्चात दूसरे स्टेप में अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। इस अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया में जो मृत पौधे और जानवर या जैविक अपशिष्ट उनके जो होते हैं उनका अपघटन होता है। अपघटन होकर उनको वह अपघटकों द्वारा होता है और वह मिट्टी में फिर से री एंटर या प्रवेश करती है। प्रवेश करने के पश्चात डीकम्पोजिशन की क्रिया होती है और इससे डीकम्पोजिशन की क्रिया होती है और अमोनिया उत्पन्न होती है। उसके पश्चात जैविक प्रक्रिया के लिए यह जो है अमोनिया तैयार हो जाती है। अगला स्टेप जो है इसमें नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें पौधों द्वारा नाइट्रोजन को अमोनिया से जीवाणुओं द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जो किस रूप में नाइट्राइट NO2 में और नाइट्रेट NO3 में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यह काम जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। यह कई जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला भी होता है, यानी कि NO3 और Na2 कई जीवों के लिए जहरीला होता है, लेकिन पौधों के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो नाइट्रीफाइंग में NO3 और NO2 का निर्माण होता है। इसके पश्चात एसिमिलेशन का चरण शुरू होता है। जब नाइट्रेट और नाइट्राइट अमोनिया और अमोनियम ये बन जाता है तो पौधों द्वारा मिट्टी से इनको ग्रहण किया जाता है और पौधे और पशु प्रोटीन के गठन में इनका उपयोग करते हैं। प्रोटीन के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन का। इसके पश्चात अगला स्टेप है जब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन का प्रयोग जो है पौधों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि क्या होता है नाइट्रोजन का वाष्पीकरण हो जाता है और वायुमंडल में वापस पहुंच जाती है। इसी को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, या यूँ कहें नाइट्रेट NO3 का गैसीय रूप में यानी कि गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है और वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। यह क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डीनाइट्रिफिकेशन मुख्य रूप से गीली मिट्टी में होता है, जहाँ पर पानी सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त करना मुश्किल बना देता है। यानी कि जब पानी पूरा भरा रहेगा मिट्टी पे तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं, वह नाइट्रिफिकेशन की क्रिया नहीं कर पाते हैं। इसके कारण से डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया शुरू हो जाती है और वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त होने लगती है। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को उपज के रूप में छोड़कर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए नाइट्रेट को संसाधित करते हैं, जिसके कारण से वह वायुमंडल में चली जाती है। आइए अब देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से कि किस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। इसमें देखिए वायुमंडल में N2 रहता है और इससे नाइट्रेट यानी कि NO3 का किस तरह से निर्माण होता है। या प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है और केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, कोशिकांग नहीं होते पूर्ण रूप से विकसित या नहीं होते हैं। ऐसे जीवों को प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल वाले कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये आदि जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। इसमें सबसे पहले देखा जाए कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है जैविक N2 स्थिरीकरण होता है। जैविक नाइट्रोजन में इसका स्थिरीकरण होता है और यह सबसे पहले बनाती है NH3 और NH3 जब बनता है तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा यह NO2 में परिवर्तित किया जाता है। NO2 में परिवर्तित करने के पश्चात फिर यह NO2 का जो है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया द्वारा मृदा में NO3 का निर्माण कर दिया जाता है, जिसे पौधे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब पौधा जो है इसे विनाइट्रीकरण भी कर सकता है, यानी छोड़ सकता है इसके मरने के पश्चात। दूसरा, प्राणी का जो जैव भार होता है उसके
प्राणी का जो जैव भार होता है उसमें वह मृत्यु होने के पश्चात जंतु जो है उसका पुनः जो है अपघटन की क्रिया होती है। अपघटन की क्रिया होती है जिसे करने का काम बैक्टीरिया और कवक करते हैं और यह पुनः जो है अमोनिया में टूटता है और अमोनिया में टूटने के कारण फिर यह प्रक्रिया इस तरह से चलती रहती है। आइए अब दूसरी प्रक्रिया देखते हैं कि और किस तरीके से NO3 का निर्माण होता है। यानी कि इसमें आपने देखा कि क्या है, पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन है और इसका जैविक नाइट्रोजन में स्थिरीकरण हो रहा है, जिसमें सबसे पहले NH3 का निर्माण होगा और जिसमें नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया द्वारा फिर NO2 में निर्मित होगा, फिर नाइट्रोबैक्टर द्वारा मृदा में NO3 में निर्मित हो जाएगा और पौधे इसे आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब दूसरी प्रक्रिया में देखते हैं बिजली की। जब बिजली तड़पती है, बिजली गरजती है तो उसके द्वारा भी निर्माण होता है NO3 का, यानी कि विद्युतीय NO2 स्थिरीकरण, यानी कि विद्युत के द्वारा जब तड़पती है तो उसके कारण डायरेक्ट जो है यहाँ पे NO3 का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा उद्योगों में भी यह प्रक्रिया चलती है जिसमें हैबर विधि द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है। उसमें NH3 का पहले निर्माण होता है, उसके पश्चात फिर यह प्रक्रिया चलती है। नाइट्रोसोमोनास द्वारा यह NO2 में बदल दिया जाता है, फिर नाइट्रोबैक्टर द्वारा मृदा में NO3 में परिवर्तित कर दिया जाता है और पुनः जो है पादप इसे प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है और यहाँ पे ये समझ लें कि यह पादप के पास जब पहुँचती है तो विनाइट्रीकरण की क्रिया भी होती है और पुनः वायुमंडल में यह क्या होती है, मुक्त हो जाती है। फिर इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह से हम देखते हैं नाइट्रोजन की यह प्रक्रिया, नाइट्रोजन चक्र जो है यह पृथ्वी पर वायुमंडल में अनवरत रूप से चलता रहता है। अब आइए जान लेते हैं नाइट्रोजन चक्र का क्या महत्व है। इसमें नाइट्रोजन चक्र पौधों को नाइट्रोजन के यौगिक से क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। क्या करता है? क्लोरोफिल बनाने में। जानते हैं कि पौधे में जो क्लोरोफिल होते हैं एक तरह का वर्णक होता है, यह पत्तियों में पाया जाता है और पत्तियों को हरा रखने का काम करता है और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी क्लोरोफिल के द्वारा होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ही पौधे अपना भोजन का निर्माण कर पाते हैं, अदरवाइज वह भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब धूप रहती है तभी जो है यह होता है। इसलिए क्लोरोफिल के निर्माण में नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। अगला है इसका महत्व। जीवित जीवों की कोशिकाओं और ऊतकों में नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाता है। जीवों की कोशिकाओं यानी कि जो सेल होती हैं उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ऊतक यानी टिश्यू यानी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो एक ही जगह से उत्पन्न हुए हों और जिनका एक तरह का कार्य हो, ऐसे समूह को जो है हम ऊतक कहते हैं कोशिकाओं के। अगला है नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है इन सब के लिए और यह प्रोटीन निर्माण में भी कार्य करता है। साथ ही न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA RNA में भी यह निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अगला है पौधों की वृद्धि में यह सहायक होता है। आप देखते हैं किसान भाई खेतों में जो है यूरिया का प्रयोग करते हैं और यूरिया में जो है नाइट्रोजन 46% पाया जाता है, जिसके द्वारा पौधे जो है उसे प्राप्त कर लेते हैं। अगला है पौधे जड़ों के माध्यम से मिट्टी से नाइट्रेट आयनों और अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। एक बात और है कि जो पौधे हैं वह अमोनिया या किसी भी भोजन को जो है वह घोल के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला है इसमें देखें महत्व। पौधे अमोनिया से नाइट्रोजन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, लेकिन यह नाइट्रोजन का उनका मुख्य स्रोत नहीं है। अगला देखा जाए तो इस तरीके से यह आपको नाइट्रोजन चक्र और इसके महत्व के बारे में समझ में आया होगा। अब आइए देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है नाइट्रोजन यौगिकीकरण मिट्टी में मौजूद सहजीवी जीवाणुओं द्वारा की जाती है, जिसे डाइज़ोट्रोफ कहा जाता है।
राइजोबियम बैक्टीरिया मुख्य रूप से प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाना जाता है। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की 3 प्रकार से होता है। पहला बिजली चमकने से, दूसरा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, और तीसरा है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो हैबर प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जाता है। ऊपर चित्र में अभी आपको बताए हैं। अगला है बिजली चमकने के दौरान उच्च तापमान के कारण वायुमंडल में मौजूद निष्क्रिय नाइट्रोजन बिजली की मदद से नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अगला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मुक्त रहने वाले बैक्टीरिया जैसे एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम। दूसरा है सहजीवी जीवाणु, यानी कि ये मुक्त रहते हैं, ये किसी जीव पर निर्भर नहीं रहते। दूसरे हैं सहजीवी, यानी दूसरे एक दूसरे से, जैसे जो मटर होती है उसकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, जो फलीदार पौधों जैसे नष्टोको अनाबिना की जड़ों में मौजूद होता है। अगला फैक्ट है अमोनीकरण। अमोनीकरण क्या होता है अभी बताए हैं। पौधों और जानवरों के मृत अवशेष से एक्टिनोमाइसेज जैसे कवक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम अमोनीकरण कहते हैं। अगला है नाइट्रीकरण। अमोनिया को नाइट्रेट में और बाद में नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। अगला है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं और उन्हें नाइट्राइट में बदल देते हैं। अगला है मिलाना या एसिमिलेशन क्या होता है। मिट्टी में बने नाइट्रेट को पौधों द्वारा अपनी जड़ से अवशोषित करना कहलाता है आपका मिलाना या एसिमिलेशन। पौधे जड़ से खनिज को एक विशेष ऊतक जाइलम के द्वारा ग्रहण करते हैं और वह पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, जहां पे भोजन का निर्माण क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। अगला फैक्ट है पौधे कुछ नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं करते हैं। यह स्यूडोमोनास और क्लॉस्ट्रीडियम की मदद से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है अल्फाल्फा और बीन्स जैसी फसलों को अक्सर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को ठीक करने के लिए खेतों में लगाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अन्य यौगिकों में संयोजन के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन अणुओं को अलग अलग परमाणुओं में विभाजित करने के लिए नाइट्रोजनेस के रूप में जाना जाने वाला एंजाइम लगाते हैं। अगला है उच्च ऊर्जा निर्धारण की प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन की एक छोटी मात्रा निश्चित होती है, जो मुख्य रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट्स NO3 में परिवर्तित करने वाली रोशनी स्ट्राइक के रूप में होती है। अगला है नाइट्रोजन को मानव निर्मित प्रक्रिया के माध्यम से भी तय किया जा सकता है, मुख्य रूप से औद्योगिक प्रक्रिया जो अमोनिया और नाइट्रोजन संवर्धन उर्वरक बनाती है, यानी कि हैबर विधि द्वारा। अगला है नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। अगला है जीवित जीवों को न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA RNA होता है और प्रोटीन में विभिन्न तरह के प्रोटीन होता है, जिनके निर्माण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। अगला है वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन एक निष्क्रिय रूप में मौजूद होता है। अगला है नाइट्रोजन का उपयोग जीवों द्वारा अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगला है नाइट्रोजन चक्र में कई चरण होते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आत्मसात करना, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। यह चक्र समुद्री और स्थल पारितंत्र दोनों में चलते रहते हैं अनवरत रूप से, जिसके कारण से नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। तो इस तरीके से यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज का जो कंटेंट नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताया गया है, उम्मीद है कि यह बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा
और यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही खास है, विशेष है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। साथ में यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी कक्षा 12 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों को देखना बहुत आवश्यक है। इस तरीके से आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।